हेलो फ्रेंड्स, गो फॉर जीके क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम मृदा यानी कि सॉइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स पैडोलॉजी। ठीक है, पैडोलॉजी क्या होता है कि जो मृदा के निर्माण, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है धरती पर उसका, तो उसके जो अध्ययन होता है, जो उसकी स्टडी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पैडोलॉजी। फ्रेंड्स, हमें ये भी पता होना चाहिए कि मृदा क्या होती है। ये भूपर्पटी के ऊपर अवसादी कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों का अर्धसंगठित ढेर होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। और मृदा काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेकंड क्वेश्चन है, मिट्टियों की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा चट्टानों से। ठीक है, जो मिट्टी, सभी प्रकार की मिट्टी है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, चट्टानों से, यानी कि रॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होते हैं, उनका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता रहता है, उनका अपक्षय यानी कि वेदरिंग होती रहती है, जिसके कारण चट्टानें वो क्या होती है, छोटे छोटे कंकरों में बदलती रहती हैं, और वो छोटे छोटे कंकर आदि क्या बन जाते हैं, मिट्टी मतलब बनती रहती है। ठीक है, उससे फ्रेंड्स हमें ये भी ध्यान रखना है कि अपक्षय क्या होता है, जो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो मौजूद चट्टानें हैं उनकी टूट फूट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। इसमें जो टूटने फूटने वाले टूट फूट कर जो भू पदार्थ बनते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसपोर्ट नहीं होते, तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, अपक्षय। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे वातावरण का तापमान हो गया, नमी होगी। ठीक है, वातावरण का तापमान, नमी, ठीक है, और चट्टानों की संरचना, दबाव, ये इसके अपक्षय के कारण होते हैं। इसी तरह दूसरा रीज़न होता है, जैसे जिसको कहते हैं हम अपरदन, जिसको इरोजन कहते हैं। इरोजन में क्या होता है कि जो चट्टानों का विखंडन हो चुका है अपक्षय द्वारा, ठीक है, अब उसके परिणाम स्वरूप जो ढीले पदार्थ बने हैं, उनका किसी जल, पवन या फिर हिमनद या सागरीय लहरों द्वारा एक जगह से जब दूसरी जगह पर स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपरदन। ठीक है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कई बार हम कंफ्यूज है कि अपक्षय और अपरदन में। अपक्षय मतलब वहीं पे रह जाता है जो चट्टानों से पदार्थ निर्मित होते हैं, और परदन में वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, तीव्र ढालों पर मृदा कैसी होती है। तो तीव्र ढालें जो होती हैं उन पर मृदा कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, पतली, और ये वेल सेटल नहीं होती। ठीक है, जैसे हमें पता है ये कोई ढाल होगी, यहाँ पे जो मृदा होगी, यहाँ ढाल पे, स्लोप पे, तो वह वो कैसे होगी, हमें पता है फ्रेंड्स, जब उसका पक्षय होगा तो वो क्या होगी, पक्षय के कारण वहाँ पे रुक नहीं पाएगी, वो कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, जिस कारण क्या होगा, वहाँ पे जो मृदा होगी वो क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और एक इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सपाट और उच्च ढालें होती हैं उस पर मृदा कैसी होती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, सपाट और उच्च ढालों पर मृदा कैसी होती है, मोटी, और कैसी होती है, वेल सेटल होती है, अच्छे से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मृदा के किस संस्तर होरिजन को ह्यूमस कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ओ को। जो ओ होरिजन होता है उसको हम, उसमें क्या होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है। ह्यूमस क्या होता है फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम ह्यूमस कह देते हैं। ठीक है, और अब अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं, यानी कि मृदा के संस्तर की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर कौन सा था, ओ, उसके नीचे कौन सा होता है, ए। ठीक है, जिसको हम टॉप सॉइल भी कहते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं ए में। ठीक है, ओ सबसे ऊपर होता है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक डस्ट हो गए, जैसे लीव्स हो गए, है ना, ह्यूमस वगैरह हो गए, उसमें आ जाती हैं। ए में क्या आ जाता है, टॉप सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट लेयर आ जाती है बी, जिसको हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाती है, सी लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, अपक्षय रॉक भी, अपक्षय चट्टानें, जहाँ पर मटेरियल के फॉर्म में होती हैं। ठीक है, सी, और लास्ट में होती है डी, या कई बुक्स में इसमें डी भी लिखा है, कहीं में आर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो पैतृक चट्टान यानी कि जो पेरेंट रॉक होती है वो कौन सी होती है, डी या आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पॉडजोल मिट्टी के लिए जलवायु की परिस्थितियाँ क्या होती हैं। तो क्लाइमेट कंडीशन बतानी है हमने किसके लिए, पॉडजोल सॉइल के लिए। तो कैसी होती है फ्रेंड, ध्यान रखना है, ठंडी व नम, यानी कि ठंडी और आर्द्र कंडीशन होती हैं, यानी कि वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, कोल्ड एंड ह्यूमिड। ठीक है, कोल्ड और ह्यूमिड कंडीशंस होंगी इसके लिए। फ्रेंड्स हमें ध्यान में रखना है कि जो
ट्रांसपोर्टेशन इन सॉइल होता है, जो मिट्टी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? डेफिनेटली मिनरल्स यानी कि खनिज का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो जो खनिज का ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके से होता है, एक होता है कैपिलरी से, एक होता है लीचिंग से, ठीक है। जो कैपिलरी होता है उसमें क्या होता है? मूवमेंट कैसा होता है खनिजों का? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये कैसी, जो कैपिलरी होता है वो कैसी कंडीशन में होता है? हॉट एंड ड्राई कंडीशन, ठीक है। और जो हम बात करते हैं लीचिंग की, लीचिंग में जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है? ऊपर से, मतलब पृथ्वी की सतह से नीचे की तरफ, ठीक है। तो मिनरल किस तरह मूव करते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो उसमें कंडीशन कैसी होती है? ह्यूमिड कंडीशन, यानी कि आर्द्र यानी कि नम कंडीशन होती है, ठीक है। फ्रेंड्स ये भी ध्यान में रखना है कि जो लीचिंग होती है उसको भी हम आगे दो टाइप्स में बांट लेते हैं। एक तो होती है ह्यूमिड, तो होती है लीचिंग, मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो होती है हमारी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है, एक होती है हमारी कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। हॉट एंड ह्यूमिड होगी, एक होगी कोल्ड एंड ह्यूमिड कंडीशन, ठीक है। ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। फ्रेंड्स जब कोल्ड और ह्यूमिड होएगा, ठीक है, कोल्ड और ह्यूमिड होएगा तब क्या बनेगा? तब बनेगी हमारी पेडाजोल। कैसी मिट्टी बनेगी? पेडाजोल मिट्टी बनेगी। और जब हॉट और ह्यूमिड होएगा, ठीक है, तब हमारी कैसी बनेगी? लेटासोल बनेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा गया इसमें से क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमें पेडाजोल के बारे में एक और बात का ध्यान रखना है कि जो पेडाजोल होती है उसमें क्या होता है? फेरस की लीचिंग हो जाती है। किसकी? आयरन की लीचिंग हो जाती है, वो नीचे की तरफ चला जाता है आयरन। जब आयरन नीचे की तरफ चला जाता है तो उसके जो ऊपर कौन से रह जाते हैं? उसमें क्या रहता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम रह जाता है, ठीक है। तो अगर उसमें फेरस की लीचिंग हो गई, मतलब नीचे की तरफ चला गया, और सिलिकॉन और एल्यूमिनियम रह गया, तो सिलिकॉन और जो एल्यूमिनियम होगा, सॉरी, जो सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के कारण क्या होता है? जो उसका मिट्टी का रंग होता है वो कैसा होता है? मृदा का रंग कैसा होता है? ग्रे कलर की होता है, यानी कि धूसर रंग होता है इसका। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट मिट्टी में, ठीक है, किसकी मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही आंसर होगा लोहे और एल्यूमिनियम की, यानी कि फेरस और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। और फ्रेंड जो लेटेराइट होता है ये कैसी कंडीशन होती है? इसकी कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये कौन सा एक्शन होता है, इसमें लीचिंग मूवमेंट होता है दोनों में, पेटाजोल और लेटेराइट में। और जो लीचिंग मूवमेंट होता है उसमें इसमें कंडीशन क्या? ह्यूमिड तो होएगी या नम तो होएगी, साथ में इसमें कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे गर्म, ठीक है। जब नमी और गर्म होगी तब क्या होएगी? लेटेसोल बनेगा, लेटेराइट बनेगी। और उसके ऊपरी जो उसमें क्या होगा? किसकी लीचिंग हो जाएगी? वो सिलिकॉन की लीचिंग हो, यानी कि सिलिकॉन। इसमें किसकी लीचिंग हुई थी? पेटाजोल में आपको बता चुका हूँ, फेरस की, ठीक है। इसमें किसकी हुई थी? फेरस की लीचिंग। इसमें किसकी होगी? लेटेराइट में सिलिकॉन की लीचिंग हो जाएगी। तो ऊपर क्या बच जाएगा? लोहा और एल्यूमिनियम बच जाएगा। और पेटाजोल में फेरस की लीचिंग हो जाएगी, तो ऊपर क्या बच जाएगा? यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी ध्यान से कर लेना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सेवन्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मृदा निर्माण में कैल्सिफिकेशन किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण कैल्सिफिकेशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है फ्रेंड्स? ये भी ध्यान में रख लो, CaCO3, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? चूना पत्थर भी कहते हैं, या लाइमस्टोन भी इसको हम कहते हैं, लाइमस्टोन या चूना पत्थर, ठीक है। फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये कौन सा, इसमें कौन सी ट्रांसपोर्टेशन होती है जब कैल्सिफिकेशन होता है? तो उसमें कैपिलरी ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो क्या होता है? कैपिलरी के कारण क्या होता है? वहाँ पे जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, मतलब ए हॉरिजन है, उसमें क्या होता है? वहाँ पे कैल्शियम काफ़ी मात्रा में जमा हो जाता है, जिस करके कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, तराई क्षेत्र में मृदा का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा धूसर नीला, या नीला सा ही होता है इसका कलर, ठीक है। ब्लूइश कलर होता है इसका। वैसे तराई क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? स्वैम्पिक रीजन भी कह देते हैं, हमें पता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसकी जो टॉप लेयर होती है मिट्टी की, उसमें क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है? और इसमें एक और चीज़ होती है कि इसमें जो पोटाशियम होता है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, वाटर लॉगिंग की भी प्रॉब्लम आ जाती है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, मृदा में ह्यूमस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो पत्ते वगैरह गल सड़ जाते हैं, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ने पर उसका रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर होगा काला। जब ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी मृदा में तो उसका रंग कैसा होगा फ्रेंड्स? काला होएगा। और लावा जो जनित होता है उसमें भी उसका कारण भी रंग क्या होता है? काला ही होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा में सिलिका की मात्रा बढ़ने पर रंग कैसा होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिकॉन की, अगर सिलिकॉन की मात्रा बढ़ जाएगी तो कैसा कलर होएगा? धूसर, ग्रे कलर होएगा, ठीक है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मृदा में सिलिका की मात्रा बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो उसका रंग कैसा होएगा? धूसर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, मृदा संगठन में ग्रेवल का आकार लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 2 मिलीमीटर से ज़्यादा। ठीक है, 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। मृदा संगठन की अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो उसमें जो ग्रेवल का साइज़ होता है वो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। सबसे बड़ा इसका ही साइज़ होता है। सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा फ्रेंड्स? ग्रेवल का। उसके बाद किसका होता है? सैंड का। ये याद रखना है आपने, सीक्वेंस कई बार पूछी गई है। उसके बाद होता है सिल्ट का, लास्ट में सबसे छोटा होता है क्ले का। ठीक है, पहले होगा ग्रेवल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, लास्ट में क्या हो गया? क्ले। ठीक है, जो ग्रेवल होती है इसका साइज़ क्या होता है? 2 से ज़्यादा होता है। और सैंड का साइज़ भी आप याद रख लीजिए, 2 मिलीमीटर से लेके लगभग 0.2 मिलीमीटर तक होता है। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर को आपने अच्छे से याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसका होता है? ग्रेवल का। उससे कम किसका होता है? सैंड का, फिर सिल्ट का, सबसे कम क्ले का। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, सबसे उत्पादक मृदा पीएच लगभग कितनी होती है? जो पीएच वैल्यू होती है, सबसे उत्पादक जो मृदा होगी उसकी पीएच लगभग कितनी होती है? ये याद रखना आपने, 6.5। ठीक है, आपने फ्रेंड्स ये भी याद रखना कि अगर पीएच की वैल्यू 4.1 से कम है, ठीक है, लेस देन 4.5 है, तो वो मृदा कैसी होगी? अनुपादक, मतलब बिल्कुल ही अनफर्टाइल होगी, फर्टाइल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और अगर 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में है तो वो कैसे होगी? अम्लीय मृदा कहलाएगी। ठीक है, तो एसिडिक सॉइल होएगी। जब 6.5 होती है तो सबसे अच्छी उत्पादक मृदा होती है। ठीक है, 7 हमें पता है, 7 जब पीएच की वैल्यू 7 होती है तो वो क्या बन जाता है? उदासीन हो जाता है। ठीक है, जब 7 से लेके 8.5 के बीच में होती है तब वो कैसी होती है? उदासीन सॉरी, लवणीय। लवणीय होती है, याद रखना आपने, साल्टी मतलब बन जाती है वो। ठीक है, और जब ग्रेटर देन 8.5 हो जाती है तब वो कैसी हो जाती है? क्षारीय, यानी कि बिल्कुल बेसिक हो जाती है। ठीक है, याद रख लेना। काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे उत्पादक किस पीएच पे होती है, ये तो आपने याद रख लेना है कि 6.5 पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन है हमारा, मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास चूना पत्थर का। चूना पत्थर जो लाइमस्टोन होता है फ्रेंड्स, उसका प्रयोग हम, जो मृदा की अम्लता होती है, मैंने आपको अभी बताया कि जब 6.5 से ज़्यादा बढ़ जाती है तो मृदा क्या हो जाती है? अम्ल, मतलब उसमें एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है, अम्ल करैक्टर बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक सूत्र ये याद कर लेना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 14 क्वेश्चन है हमारा, किस मिट्टी को कलर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लवणीय या क्षारीय मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कलर मिट्टी के। ठीक है फ्रेंड्स, इसे रेहे या ऊसर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखना, रेहे या ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पर जल का निकास की सुविधा नहीं होती, ठीक है, जहाँ जल का जो निकास होना है वो अच्छे से नहीं हो पाता, तो वहाँ पे ऐसी मिट्टी बनती है। उसमें क्या होता है कि जो सोडियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, जो ये साल्ट, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं, इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी लवणीय या क्षारीय हो जाती है। जनरली जो समुद्री मैदान, तटीय मैदान होते हैं, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नारियल की खेती इसमें अच्छी हो जाती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 15 क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारत की मिट्टी को कितने समूहों में बांटा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 8 समूहों में। फ्रेंड्स, वो कौन कौन से हैं 8 समूह, मिट्टी कौन कौन सी, वो भी याद रख लें। जलोर मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पिटमय मृदा, जिसको पिटी सॉइल भी कहते हैं, वन मृदा, फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, ये 8 कैटेगरी में इसने बांटा है, समूह में बांटा है। ठीक है, हमने ICAR की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है। क्या है उसकी फुल फॉर्म? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका कहाँ पे है कार्यालय, कहाँ पे, ये भी याद रख लीजिए, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? ये न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है हमारा, मृदा संरक्षण के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 में जो मृदा की संरक्षण के लिए किसकी संस्थापना की? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की संस्थापना की गई। हमें पता है फ्रेंड्स कि जो सॉइल का, जो मिट्टी होती है उसका अपरदन काफ़ी ज़्यादा है। मिट्टी के अपरदन से क्या होता है कि वो मिट्टी की जो ऊपरी जो उपजाऊ परत होती है उसको बहा के साथ में ले जाती है। हमें पता है, जो इंडिया का, ये भी याद रखने वाला एक फैक्ट है कि 70% जो इंडिया की लैंड है वो ड्राई लैंड है। ठीक है, ड्राई लैंड के इसके क्या होता है कि हमें पता है कि ड्राई लैंड में क्या होगा
ड्राई लैंड में जो एरोजन होगा, अपरदन होगा मृदा का ज़्यादा होगा, तो उसकी संरक्षण करना जरूरी होगा। ठीक है, बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण क्या होता है मृदा का अपरदन होता है, जैसे फ्लड हो गए, बाढ़ आना। ठीक है, जो ह्यूमन हमारी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जंगलों को काटना हो गया, सैंड माइनिंग होगी, ब्रिक मेकिंग। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग, जो पशु वगैरह ओवर ग्रेज कर देते हैं, तो ये सब रीज़न है जिनके कारण क्या होता है, या फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस जो चलती हैं, जो मतलब सही से प्रैक्टिस नहीं कर रही, जैसे लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन हो गया, ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, मिट्टी का अपरदन या जो इरोजन होता है ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, इसके संरक्षण के लिए जो बोर्ड बनाया गया था वो कब बनाया गया, 1953 में। कौन सा? केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल की समस्या के अध्ययन करने के लिए राजस्थान के किस शहर में अनुसंधान केंद्र बनाया गया है? ठीक है, तो जो मरुस्थल की समस्याएं होती हैं, ठीक है, डेजर्ट्स की, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए राजस्थान के किस शहर में अनुसंधान केंद्र बनाया गया फ्रेंड? उसका आंसर होगा, सही आंसर होगा जोधपुर। ठीक है, जोधपुर में बनाया गया है। तो हमें पता है कि मरुस्थल में काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। जो मेन इसमें एक मैं प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, जैसे डेजर्टिफिकेशन, जिसको कहते हैं कि डेजर्ट, जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। ठीक है, जो मतलब उपजाऊ क्षेत्र है, उस रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो उड़कर हवा के द्वारा क्या होती है, जो उपजाऊ क्षेत्र है उसमें चली जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि वो भी मिट्टी क्या हो रही है, उसका भी जो लेवल है वो भी अनफर्टाइल मतलब ख़राब होता जा रहा है। और ये इसको रिवर्स भी करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसको हमें इस डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो डेजर्ट्स का विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको रोकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ये सब अनुसंधान बनाए गए, कैसे उसको कम किया जाए। तो उसका जो अनुसंधान केंद्र राजस्थान में वो कहाँ पे है? जोधपुर में, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, जल को अवशोषण करने की क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी की होती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास जलोढ़ मिट्टी, जिसको दोमट मिट्टी भी कह देते हैं, या इसको एल्यूवियल सॉइल भी हम कह देते हैं। ठीक है, इसकी जो जल के अवशोषण की क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। जैसे जलोढ़ मिट्टी के फ्रेंड्स हम फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में सबसे अधिक जो 40% है, यही मिट्टी जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ध्यान रखना आपने। ठीक है, ये कैसे बनती है? ये नदियों के निक्षेपण द्वारा बनती है। ठीक है, नदियाँ जब जल को अपने साथ बहा कर लाती हैं मैदानी भागों में, तो निक्षेपण से क्या बनती है, ये बनती है। और क्या होता है इसमें, नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ठीक है, जो नाइट्रोजन और फास्फोरस कम होते हैं, इसलिए इसमें क्या डालते हैं जो किसान होते हैं, इसमें यूरिया डालते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और इसमें जो पोटाशियम की मात्रा सफिशिएंट होती है, जो पोटाशियम होता है के यानी कि पोटाशियम होता है, वो सफिशिएंट होता है। गेहूं के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बाकी आलू या चावल की खेती भी इसमें हो जाती है, धान की। और जो उत्तर के मैदान हो गए, जैसे गंगा मैदान, सिंध के मैदान, ब्रह्मपुत्र, कावेरी के मैदान, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि उत्तर के मैदान कैसी मिट्टी पाई जाती है, या गंगा के मैदान, सिंध के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, कावेरी के मैदान, तो कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बांगर है, इसमें दो तरह के हम जलोढ़ की बात करते हैं, कि बांगड़, एक खादर। जो बांगड़ होते हैं वो पुराने जलोढ़ को कहते हैं, और जो खादर है नए जलोढ़ को कहते हैं। और इस मिट्टी का रंग कैसा होता है फ्रेंड, ये भी ध्यान रखना है कि लाइट ग्रे होता है। कैसा होता है? हल्का धूसर। ठीक है, धूसर रंग होता है, यानी कि लाइट ग्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। 19 क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी भारत में काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रेगुड़। ठीक है, रेगुड़ या रेगुड़ कह देते हैं इसको दक्षिणी भारत में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काली मिट्टी हमें पता है इसको इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी होती है, जो कॉटन की होती है, काफ़ी खेती अच्छी होती है इसमें। ठीक है, और एक और याद रखना फ्रेंड्स, केरल में इसको क्या कहते हैं? शाली। केरल में क्या कहते हैं इसको? शाली कहते हैं। और उत्तर भारत में इसको किसके नाम से जाना था? केवाल के नाम से, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और काली मिट्टी में आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी खेती होती है? कपास की। उसके अलावा चावल, मसूर, चना, ये भी काफ़ी अच्छे से खेती इसमें हो जाती है। ठीक है, और इसके एक और चीज़ कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके कारण जो विशाल चट्टानों का निर्माण होता है, मैं आपको पहले भी ये डिस्कस किया हमने, विशाल चट्टानों का जो निर्माण हुआ है, वो विशाल चट्टानों के जो टूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी का। ये भी ध्यान रखना है कि जब विशाल चट्टानों का अपरदन होता है तो उससे क्या बनती है? काली मिट्टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 20th क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने भाग पर जलोढ़ मिलते हैं? तो कितने भाग पर? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे जो अधिक ये पाई जाती है, और कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? 40%। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? काली मिट्टी। थर्ड पे लाल मिट्टी, ये याद रख लेना। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे।
ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस अपने क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।